नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास में भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी ली थी और आप सभी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को जो महत्वपूर्ण प्रश्नावलियाँ मैंने दी थी उन सब का भी आप ध्यान रखिएगा भाई, जोड़ते रहिए अपने चैप्टर के साथ में, ठीक है। तो हमने अपने लास्ट चैप्टर में बात की कि जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, इसमें पहला जो भौतिक प्रदेश हमने पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था। इस पर्वतीय प्रदेश का विभाजन हमने देखा और विभाजन के अंतर्गत हमने ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय की बात कर ली थी। और अब हम इसके बाद अगर देखें तो हिमालय का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में हमने प्रादेशिक वर्गीकरण अंतिम जो चैप्टर लिया था। इसके बाद अगर देखें तो आज जो नया अध्याय अपना शुरू होने वाला है, ये भारत का अगला भौतिक प्रदेश है दोस्तों, जिसको कहते हैं उत्तरी विशाल मैदान। और उत्तरी विशाल मैदान की हम बात करें, जैसा कि आप सभी को नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो उत्तरी विशाल मैदान है, तो मैदान है इसका मतलब कि निर्माण तो भाई नदियों के द्वारा ही हुआ होगा। निर्माण किसके द्वारा हुआ होगा? नदियों के द्वारा ही हुआ होगा। तो ये जो निर्माण हुआ है, ये किन किन नदियों के द्वारा हुआ है और इस मैदान की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं? बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ बनने वाले हैं। एक तो आ जाता है कि उत्तर के विशाल मैदान में अगर देखें तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा के जमाव हैं, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा के जमाव हमें देखने को मिलेंगे। एलुवियल सॉइल की हम बात करेंगे और इस एलुवियल सॉइल में देखें तो एक तो आ जाती है एंटीसोल और एक आ जाती है इंसेप्टिसोल, यानी कि हम खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़ इस प्रकार की शब्दावलियों की भी बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी। यहाँ हमने देखा कि जो भारत का अगला भौतिक प्रदेश है, ये अगला भौतिक प्रदेश आ जाता है भाई उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा भौतिक प्रदेश है? ये ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया आ जाता है। और ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो निर्माण हुआ है दोस्तों जो हिमालय क्षेत्र में हमने, इस हिमालय क्षेत्र में जो हमने पर्वतीय संरचना पढ़ी थी, अलग अलग जो पर्वतमालाएं हमने देखी, इन पर्वतीय क्षेत्रों से जब हिमालय का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो हिमालय के दक्षिण में एक गहरी खाई बनी और इस गहरी खाई को भरने का कार्य किया हिमालय से निकलने वाली नदियों ने। तो इस हिमालय के दक्षिणी भाग में यहां पर ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, यह आ जाता है मैदानी प्रदेश। ये कौन सा आ जाता है? यह आ जाता है मैदानी प्रदेश। तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जमा की गई जलोढ़ के जमाव से इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है। और ये प्रदेश है कहां? ये प्रदेश आ जाता है सर, ये दक्षिण में तो प्रायद्वीपीय पठार, और ये अभी हमने उत्तर में बात किया था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य कौन सा भौतिक प्रदेश आ जाता है? उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है। और इस उत्तर विशाल मैदान का अगर हम देखें विस्तार, तो ये धनुषाकार आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो लगभग 150 से लेकर 480 किलोमीटर। देखिएगा, पश्चिम का जो भाग है यहाँ पर चौड़ाई अधिक देखने को मिल रही है, पूर्व का जो भाग है यहाँ पर चौड़ाई कम देखने को मिल रही है। हमने कहा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार की जो गति हुई, गोंडवानालैंड भूखंड का ये जो भाग है, जब ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह कर रहा था, तो भाई उत्तर पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई यहाँ मैदान की कम मिलेगी। और अगर हम दबाव कम देखें तो जहाँ दबाव कम था पठारी प्रदेश का, वहाँ मैदान की चौड़ाई अधिक देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो ये मैदानी प्रदेश है, ये पश्चिम में तो अधिक चौड़ा है और पूर्व की ओर ये सकरा भाग हो जाता है, ठीक है। अगर हम राज्यों के आधार पर इसके विस्तार की बात करें तो राज्यों के आधार पर दोस्तों यहां जो विस्तार आ जाता है, यहां सबसे पश्चिम में पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, उत्तर प्रदेश है
उत्तरी पूर्वी राजस्थान आ जाता है, उत्तरी मध्य प्रदेश आ जाता है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ से बिहार आ जाता है और ये वाला जो है पश्चिमी बंगाल आ जाता है। इसके बाद अगर देखें पूर्वोत्तर में, तो पूर्वोत्तर में यहाँ पर ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, तो इस क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जरूर हम कहाँ से देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन ब्रह्मपुत्र के मैदान कहाँ बने हुए हैं, ये असम राज्य में बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर ली कि ये जो उत्तरी विशाल मैदान है, इस उत्तरी विशाल मैदान में हमें उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ विभिन्न आकृतियां देखने को मिल जाती हैं और इन विभिन्न आकृतियों को हम भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं और इस भौगोलिक वर्गीकरण में हिमालय से दक्षिण की ओर क्रमशः भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर बांगर प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में सबसे पहले हमें भाबर प्रदेश मिलता है। कौन सा प्रदेश मिलता है, भाबर प्रदेश मिल जाता है। भाबर क्या है, भाबर हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में स्थित जो पर्वतीय चट्टानी चूर्ण हमें देखने को मिलते हैं, ये जो पर्वतीय टुकड़े, चट्टानों के जो टुकड़े जमा मिलते हैं, इनको हम कहते हैं भाबर प्रदेश। शिवालिक के दक्षिण में स्थित या पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित जहां बड़े बड़े शिलाखंडों का जमाव मिलता है, इनको भाबर प्रदेश कहते हैं। और यहां इन भाबर प्रदेशों में जो छोटी नदियां होती हैं दोस्तों, कौन सी नदियां, जो छोटी नदियां होती हैं वो लुप्त प्राय प्रतीत होती हैं। कैसे प्रतीत होती हैं, लुप्त प्राय प्रतीत होती हैं, क्योंकि इन शिलाखंडों के मध्य से यहां से छोटी छोटी जलधाराएं प्रवाहित हो जाती हैं और दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे नदी अदृश्य प्रतीत हो रही है। इस भाबर के दक्षिण में अगर देखें तो अगली जो स्थलाकृति बनती है, इसे कहते हैं दोस्तों तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहेंगे, तराई प्रदेश। भाबर के दक्षिण में स्थित जो दलदली भूमि है, भाबर के दक्षिण में स्थित जो दलदली भूमि है, इस दलदली भूमि को ही तराई प्रदेश कहते हैं। देखो दलदली भूमि क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े शिलाखंडों का जमाव है, ये तो पर्वतपदीय क्षेत्रों में मिल गया, लेकिन आगे बड़े बड़े शिलाखंड नदी के साथ में प्रवाहित नहीं होते, तो अब नदी इन शिलाखंडों के मध्य से निकलकर, इनके बीच में से निकलकर पूरे धरातल को तर करते हुए चलती है और यहां दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है दोस्तों। ठीक है, इस तराई प्रदेश में दलदली क्षेत्र होने के कारण अनेक महामारियां फैलने का भी डर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो यहां पर आ जाता है बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ जाता है, ये आ जाता है दोस्तों बांगर प्रदेश। मैदानी प्रदेश की उच्च भूमियों को, मैदानी प्रदेश की उच्च भूमियों को बांगर प्रदेश कहते हैं, यानी कि ये वो क्षेत्र है, ये मैदान के वो क्षेत्र है जहां पर नदी का जल, जहां पर जो बाढ़ का जल है वो नहीं पहुंच पाता। क्या नहीं होता, बाढ़ का जो जल है वो नहीं पहुंच पाता। तो नहीं पहुंचने के कारण ये कैसे हैं, ये पुरातन जलोढ़ के जमाव हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर हमें पुरातन जलोढ़ मृदा क्या मिलती हैं, पुरातन जलोढ़ मृदा के जमाव देखने को मिलते हैं, जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं दोस्तों। और सबसे बाद में अगर देखें तो यहाँ पर आ जाते हैं भाई खादर प्रदेश। देखिएगा ये जो मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये नदी की घाटी है जहां पर नदी का जल प्रतिवर्ष पहुंच पाता है। तो मैदानी प्रदेश की जो निम्न भूमियां हैं, ये क्या हो जाती हैं, मैदानी प्रदेश की ये जो निम्न भूमियां हैं, इन निम्न भूमियों को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम खादर प्रदेश कह देते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम खादर प्रदेश कह देते हैं। और ये जो खादर प्रदेश हैं, ये अपेक्षाकृत उपजाऊ हैं। कैसे हैं भाई, ये अपेक्षाकृत उपजाऊ प्रदेश हो जाते हैं। तो मैदानी प्रदेश की ये जो निम्न भूमियां हैं, ये निम्न भूमियां अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें अधिक उपजाऊ जो
नवीन जलोढ़ के मैदान हैं वो मिल जाते हैं, और नवीन जलोढ़ के मैदान अपेक्षाकृत उपजाऊ प्रदेश होते हैं। तो यहाँ हमने जो भौगोलिक वर्गीकरण देखा, इस भौगोलिक वर्गीकरण में शिवालिक से दक्षिण की ओर पहला जो प्रदेश पड़ा है ये तो आ जाता है भाबर प्रदेश। शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर हो जाती है और छोटी नदियां लुप्त प्राय प्रतीत होती हैं। इसके दक्षिण में हमने बात की है तराई प्रदेश की, और जो तराई प्रदेश है यहाँ पर जो भूमिगत जल है ये धरातल पर प्रवाहित होने के कारण किसका निर्माण करता है, तो दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देता है। उसके बाद में अगर देखें तो आ जाता है कौन सा प्रदेश भाई, बांगर प्रदेश। और ये बांगर प्रदेश जो है वो पुरानी तलछट से जमा होने के कारण बनता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमें पुरातन जलोढ़ के मैदान मिलते हैं। किसके मैदान मिलते हैं भाई, तो यहाँ पर हमें पुरातन जलोढ़ के मैदान मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर अगला जो प्रदेश बनता है ये आ जाता है खादर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, खादर प्रदेश है। और ये नवीन काप मर्दा, यहाँ पर हम बात करते हैं नवीन जलोढ़ के मैदान है। तो ये जो नवीन जलोढ़ के मैदान हम देख रहे हैं, इस नवीन जलोढ़ के मैदान में हमने देखा कि ये निम्न भूमियां हैं, और निम्न भूमियां नवीन जलोढ़ से बनी हुई हैं, और नवीन जलोढ़ से बनी होने के कारण कैसी हैं, ये अधिक उपजाऊ हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने भौगोलिक वर्गीकरण में क्या बात की है कि शिवालिक के दक्षिण की ओर उत्तर के विशाल मैदान में कौन कौन सी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, तो क्रमशः भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश हो जाते हैं। इनके बाद अगर देखें तो यहां पर देखिएगा दोस्तों जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान को हमने देखा कि यह नदियों के द्वारा निर्मित है। कैसे निर्मित है, नदियों के द्वारा निर्मित है। तो नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान के निर्माण में किन किन नदियों का योगदान हो जाता है, तो हम सिंधु नदी मैदान की बात करेंगे। मध्यवर्ती क्षेत्र में अगर देखें तो गंगा यमुना मैदान की बात कर देंगे। अगर हम पूर्व की ओर चलते हैं तो पूर्व की ओर आ जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 तो नदी मैदान, और एक हम बात करने वाले हैं भारतीय मरुस्थल की। प्राचीन सरस्वती का जो क्षेत्र आ जाता है ये कौन सा है, थार मरुस्थल। इसको भी हमारे जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी ने, तो प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी महोदय ने इस मरुस्थल को भी उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग माना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो बिंदु आ रहा है, ये पहला बिंदु आ जाता है कि भाई इस मैदान के अंतर्गत, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस मैदान के अंतर्गत हम किन किन नदियों को शामिल कर रहे हैं। पहला है सर सिंधु नदी का मैदान। कौन सा है, सिंधु नदी का मैदान। और ये जो सिंधु नदी का मैदान है ये हमारे उत्तर के विशाल मैदान का उत्तरतम भाग हो जाता है। ठीक है, इसका विस्तार अगर देखें तो इसका विस्तार आ जाता है भाई एक तो चीन में, एक आ जाता है इसका भारत और पाकिस्तान में। देखिएगा सिंधु नदी का जो उद्गम है, ये सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में होता है, और तिब्बत जो है वो कहाँ है, ये चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तो हम ये कह सकते हैं कि तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, या फिर ये कह सकते हैं कि चीन, भारत और पाकिस्तान। और अगर हम इसके उपजाऊ मैदानों की बात करें, क्योंकि भारत में तो सिंधु नदी कहाँ बहती है भी, भारत में तो ये ट्रांस हिमालय वाले भाग में बहती है, तो मैदान इतने बनते नहीं यहाँ, लेकिन मैदानों का जो विस्तार आ जाता है, मुख्य सिंधु के मैदान का जो विस्तार हम देखें ये पाकिस्तान में आ जाता है, और इसीलिए सिंधु नदी को ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ब्रेड बास्केट कहते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो इस सिंधु मैदान के पूर्व की ओर, इस सिंधु मैदान के पूर्व की ओर जब चलते हैं तो यहाँ पर एक उच्च भूमि आ जाती है, और ये जो पंजाब उच्च भूमि, ये जो पोतवार बेसिन आ जाता है, ये अब सिंधु मैदान को गंगा मैदान से पृथक कर देता है। तो अगला जो मैदान आ रहा है वो कौन सा है भाई, ये आ जाता है गंगा यमुना का मैदान। और जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, गंगा नदी निकलती है दोस्तों कहाँ से, तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड में, जो गंगोत्री हिमानी है उसके गौमुख स्थान से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहाँ पर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में प्रवाहित इस नदी के मैदान को हम कहते हैं गंगा का मैदान, और इसकी एक सहायक नदी आ जाती है यमुना।
जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, तो इस यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी हो जाती है। तो यहाँ पर अगला जो मैदान बन जाता है ये बनता है किसका है, इस गंगा और गंगा की सहायक यमुना, जो दोनों मिलती कहाँ पर है, ये मिल जाती हैं दोस्तों प्रयागराज में। कहाँ पर मिलती हैं, प्रयागराज में मिल जाती हैं। तो गंगा जो यमुना का मैदान हमने देखा ये अरावली के पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग से शुरू हो जाता है और कहाँ तक है, पश्चिमी बंगाल तक इसका विस्तार देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ अभी हम जो बात कर रहे थे उत्तर का जो विशाल मैदान हमने देखा, इस उत्तर के विशाल मैदान में यहाँ से गंगा नदी आ जाती है और ये गंगा की सहायक यमुना नदी आ जाती है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से लेकर पश्चिमी बंगाल तक ये जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये गंगा यमुना नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी प्रदेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं विस्तार को लेके, तो इसका जो विस्तार है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, बिहार, उत्तरी झारखंड और पश्चिमी बंगाल में देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, इन दो मैदानों के बाद अगर हम तीसरे मैदान की बात करते हैं तो तीसरी प्रमुख नदी आ जाती है भारत के पूर्वी भाग में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो ये तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। चेमायुंगडुंग हिमनद, चेमायुंगडुंग हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो, और भारत में हम इसी सांगपो को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके मैदान के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो यह उत्तर में तो हिमालय की पहाड़ियां आ जाती हैं, दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पर मेघालय में जो गारो पहाड़ियां हैं, इन गारो पहाड़ियों के मध्य में बनता है मेघालय में जो गारो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ये गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं उत्तर में, ये जो हिमालय हम देख रहे हैं इसके मध्य में बनने वाला ये जो क्षेत्र है यही आ जाता है दोस्तों किसका, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में जो प्रवेश हम देखते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी से प्रवेश करती है। कहां से करती है, दिहांग घाटी से प्रवेश करती है। लेकिन इसके द्वारा मैदानों का जो निर्माण किया जाता है, ये निर्माण कहां से हो जाता है, असम में। यहां स्थित है एक स्थान जिसको कहते हैं सादिया। कौन सा स्थान है, तो यहां पर आ जाता है दोस्तों सादिया। और सादिया से लेकर बांग्लादेश सीमा पर, बांग्लादेश सीमा पर यहां एक स्थान आ जाता है जिसका नाम है धुबरी। तो सादिया से लेकर धुबरी तक की अगर हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में बहती है और मैदानों में बहने के कारण ही यहाँ पर जल मार्ग का निर्माण भी हो गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर स्थित है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से शुरू है, तो भाई ये सादिया से शुरू हो जाता है और कहां तक नौकागम्य है, धुबरी तक है। तो बांग्लादेश की सीमा पर धुबरी पर आकर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अचानक 90 डिग्री का दक्षिणी मोड़ ले लेती है और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जहां इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यह गंगा से मिलकर, जो कि बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये जो उपनाम है, जैसे अभी हमने बात की थी सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी का सांगपो नाम कहाँ है, तो ये तिब्बत क्षेत्र में है। जब भारत में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। जब ये मैदानों में उतरती है तो ये असम के सादिया क्षेत्र से उतर जाती है, जहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र के ब्रह्मा की पुत्री के नाम से जानी जाती है। और जब ये बांग्लादेश में आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे जमुना नदी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि
सर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों ही नदियां, ये जो पद्मा नदी आ रही है यहाँ से, ये जो जमुना नदी आ रही है, ये दोनों ही नदियाँ इस मेघना नदी से मिल जाती हैं। और ये जो मेघना है ये बराक नदी का जल लेके आती हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा बनता है दोस्तों, इस डेल्टा को कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा कौन सा हो जाता है? सुंदरवन का डेल्टा हो जाता है। हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब सादिया से लेकर धुबरी तक ये मैदानों में प्रवाहित होती है तो इसके वेग में कमी आ जाती है, क्योंकि चौड़ाई बढ़ जाती है दोस्तों। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ाई में ये नदी प्रवाहित होती है। इसीलिए अपने साथ में लाए हुए मलबे को यह जमा करती जाती है और इस मलबे के जमाव के कारण यहाँ पर कुछ द्वीपों का निर्माण हो जाता है। इन्हें कहते हैं नदीकृत द्वीप। जब द्वीप का निर्माण किसी नदी के द्वारा जमा किए गए जलोढ़ के कारण हो जाता है तो इसे नदीकृत या नदीय द्वीप कहते हैं। जैसे यहाँ हम एक द्वीप की बात करते हैं, ये द्वीप आ जाता है दोस्तों माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। कहाँ पर है भाई? असम में है। और किस नदी के द्वारा बनाया गया है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जमा की गई अवसाद से निर्मित हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यह एशिया का सबसे बड़ा है। किसका है भाई? एशिया का सबसे बड़ा है। पहले हम इसकी बात कर रहे थे कि ये विश्व का सबसे बड़ा था। पहले हम बात कर रहे थे कि जो विश्व में सबसे बड़ा था, अब ये विश्व में सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये आ जाता है मराजो द्वीप। कौन सा द्वीप है? मराजो द्वीप। देखिएगा ये जो मराजो द्वीप है ये कहाँ पर है? ये अमेजन बेसिन में है। और जो अमेजन नदी है ये कहाँ बहती है? तो ये नदी आ जाती है दोस्तों ब्राजील में। कहाँ पर प्रवाहित होती है? ब्राजील में प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? तो अमेजन नदी के द्वारा बनाई जाती है। और इसी अमेजन नदी बेसिन में वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप आ जाता है, ये नदी द्वीप कौन सा आ जाता है? ये मराजो द्वीप आ जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? ये ब्राजील देश में स्थित है। जबकि अब अगर हम बात करें कि जो असम में ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित माजुली द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित जो माजुली द्वीप है ये किसका है? तो ये आ जाता है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा। किसका सबसे बड़ा? एशिया का सबसे बड़ा। लेकिन अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े, अगर हम बात करते हैं विश्व के, तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है ये मराजो द्वीप है। और ये कहाँ पर है? अमेजन बेसिन में। और अमेजन बेसिन कहाँ पर आ जाता है? तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों ब्राजील की। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो मैदानी प्रदेश देखे हैं जिसका निर्माण सिंधु अपवातंत्र के द्वारा, गंगा यमुना अपवातंत्र के द्वारा और ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र के द्वारा हो जाता है। एसपी चटर्जी महोदय का कहना है कि जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित मुख्यतः राजस्थान और अगर अन्य राज्यों की बात करते हैं तो इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और उत्तरी गुजरात में देखने को मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। ये जो थार मरुस्थल है यहाँ पर हमें बांगर निक्षेप देखने को मिल जाते हैं। इस मरुस्थल में अगर हम बात करते हैं अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है भाई। और राजस्थान की जब हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को, ये जो राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान से होकर मध्य भाग से होकर एक पर्वत श्रेणी गुजर जाती है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली। यह आ जाती है कौन सी पर्वतमाला? तो यह आ जाती है अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग की अगर हम बात करते हैं तो यह कहलाती है राजस्थान बांगर भूमि। कौन सी है? ये राजस्थान बांगर भूमि कहलाती है। और ये जो राजस्थान बांगर भूमि है ये किसका भाग है? ये आ जाता है थार मरुस्थल का। किसका भाग है? थार मरुस्थल का भाग है। ठीक है, प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने इस मरुस्थलीय प्रदेश को
उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग माना है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ से होकर पहले एक नदी बहा करती थी भाई, सरस्वती नदी, और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्रम से पश्चिम की ओर विक्षेपित होते रहने के कारण इसने अपहरण कर लिया किसका? सरस्वती नदी का। तो अब वर्तमान में ये अवशेष मात्र है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं मरुस्थली। क्या कहते हैं भाई? इसको कहा जाता है मरुस्थली। तो देखिएगा, थार मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसे मरुस्थली भी कहते हैं। और यहाँ पर विश्व के प्राचीन जो जीवाश्म हैं, इन जीवाश्मों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में ये जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, इस जैसलमेर क्षेत्र में यहाँ पर आ जाता है एक पार्क जिसको कहते हैं वुड फॉसिल्स पार्क। और इस वुड फॉसिल्स पार्क को आकल गांव जैसलमेर के रूप में पढ़ते हैं और इसीलिए इसका नाम हो जाता है आकल वुड फॉसिल्स पार्क, जहां पर जुरेसिक कालीन जो जीवाश्म है, इन जीवाश्मों के यानी कि लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले के जो जीवाश्म हैं, इन जीवाश्म के हमें निक्षेप देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मैदानी प्रदेश हमने देखा, उत्तर का जो विशाल मैदान है ये नदी निक्षेपित जलोढ़ मैदान है, जिसे हमने क्रम से भौगोलिक वर्गीकरण में हमने बात कर ली दोस्तों। किसकी? तो भौगोलिक वर्गीकरण में हमने बात कर ली भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश की। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हमने बात की है उत्तर के विशाल मैदान की। हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने बात की है उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है, वो नदियों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है, और नदियों के द्वारा निक्षेपित इस मृदा को जलोढ़ मृदा या काप मृदा भी कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की कि भौगोलिक वर्गीकरण में यहाँ पर 4 स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में अगर देखें तो पहले भाबर प्रदेश है जहां बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं। दूसरा तराई प्रदेश आ जाता है जहां पर दलदली भूमि पाई जाती है। तीसरा जो आ जाता है बांगर प्रदेश आ जाता है जो कि उच्च भूमियों के रूप में देखने को मिल जाता है। और चौथा आ जाता है खादर प्रदेश जो कि निम्न भूमि है, नदी घाटी बेसिन है। प्रतिवर्ष नवीन मृदा का जमाव नदियों के द्वारा कर दिया जाता है, अतः ये अपेक्षाकृत उपजाऊ मैदान हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो मैदानी प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, इस मैदानी प्रदेश में किन किन नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण हुआ है। तो हमने देखा सिंधु नदी का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और भारतीय मरुस्थल स्थित है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले सिंधु मैदान की बात की। ये भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित हो जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जमा कर दिया गया है। विस्तार इसका चीन, भारत और पाकिस्तान में हो जाता है। मैदानी प्रदेश के विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान में सिंधु का सर्वाधिक मैदान होने के कारण इसको ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान की संज्ञा भी दे दी थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा कि जो गंगा यमुना का मैदान है, ये गंगा यमुना का जो मैदान है ये अरावली पर्वतमाला से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है और इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं, जो मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूर्वी राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ उच्च भूमियों को बांगर कहते हैं और इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हमें खादर मिलते हैं जिनको हमने क्या कहा था? मैदानी प्रदेश की निम्न भूमियां कहा था। इसके बाद चले तो अगला जो मैदान हमने पढ़ा है, ये अगला मैदान आ जाता है दोस्तों किसको लेके? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में कहां से? अरुणाचल प्रदेश से हो जाता है। अगर हम मैदान निर्माण की बात करें तो मैदान का निर्माण कहां पर होता है? असम में। और असम में 2 क्षेत्रों को पढ़ा था, एक का नाम तो था भाई सदिया या सादिया, एक क्षेत्र तो आ जाता है सादिया और दूसरा आ जाता है दुबरी। सादिया से दुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है और ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर अपनी चौड़ाई को बढ़ा लेती है। लगभग 10 किलोमीटर का जो चौड़ाई वाला भाग है, यहां पर अनेक
क्षेत्रों में नदी निक्षेपित जलोढ़ शंकु देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है भाई, नदी द्वीप का निर्माण होता है, जिसे हमने पढ़ा किसको, माजुली द्वीप को। किसको पढ़ा भाई, माजुली द्वीप। पहले हम पढ़ते थे कि विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है, लेकिन वर्तमान में जो विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है यह आ जाता है मराजो द्वीप, जो कि अमेजन बेसिन में स्थित है। और ये जो अमेजन बेसिन है ये कहां पड़ा है दोस्तों, तो ये ब्राजील में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट में बात की भारतीय मरुस्थल की, और ये जो भारतीय मरुस्थल है, ये भारतीय जो मरुस्थल है ये प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे मरुस्थली कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, इसे थार का मरुस्थल कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो थार का मरुस्थल है एसपी चटर्जी महोदय के अनुसार ये मैदानी प्रदेश का ही पश्चिमी भाग हो जाता है दोस्तों। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर था, मध्यवर्ती विशाल मैदान कह दो या उत्तरी विशाल मैदान कह दो, इस उत्तरी विशाल मैदान में हमने नदी निक्षेपित विभिन्न मैदानों की बात कर ली। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम बात करने वाले हैं अपनी अगली क्लास में भारत के एक नए भौतिक प्रदेश के बारे में, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।